हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सुबलेज। पिछले क्लास की वीडियो में हम लोगों ने राजपूत राजवंशों के बारे में पढ़ना शुरू किया था। इसमें हम लोगों ने जाना था राजपूत राजवंशों के लोकेशन के बारे में कि उनके साम्राज्य का विस्तार कहाँ कहाँ हुआ था, और हम लोगों ने इसमें गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में पढ़ लिया था। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में पढ़ लिया था। आज की इस वीडियो में हम राजपूत राजवंशों के आगे के वंशजों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं। तो आज हम लोग सबसे पहले बात करते हैं राजपूत राजवंशों में कन्नौज के गढ़वाल वंश की। कन्नौज के गढ़वाल वंश की बात करें तो इनके साम्राज्य का विस्तार कन्नौज में हुआ था। और कन्नौज कहाँ स्थित है? तो कन्नौज उत्तर प्रदेश वाले इलाके में स्थित है, यूपी में स्थित है। तो इनका विस्तार यूपी में हुआ था। यूपी के कन्नौज में गढ़वाल वंश के साम्राज्य का विस्तार हमें देखने को मिलता है। गढ़वाल वंश के संस्थापक कौन थे? तो गढ़वाल वंश के संस्थापक थे चंद्रदेव। चंद्रदेव ने गढ़वाल वंश की स्थापना की थी और चंद्रदेव ने इसकी राजधानी वाराणसी को बनाया था, जिसे हम लोग काशी के नाम से जानते हैं। तो चंद्रदेव गढ़वाल वंश के संस्थापक थे और इन्होंने अपनी राजधानी वाराणसी को बनाया था, जिसे हम लोग काशी के नाम से भी जानते हैं। चंद्रदेव के बाद गढ़वाल वंश के जो सबसे महत्वपूर्ण शासक हुए थे जयचंद। जयचंद गढ़वाल वंश के सबसे प्रतापी राजा थे, सबसे महत्वपूर्ण राजा थे। और जयचंद की एक पुत्री थी, डॉटर थी, जिनका नाम था संयोगिता। जयचंद ने अपनी पुत्री संयोगिता के विवाह के लिए स्वयंवर रखा था और इस स्वयंवर में एक राजा था पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज तृतीय संयोगिता को इनके स्वयंवर से अपहरण कर लेता है, उठवा लेता है। अब बात करें स्वयंवर की कि स्वयंवर होता क्या था। तो प्राचीन समय में राजा अपनी पुत्री का विवाह करने के लिए स्वयंवर रखते थे। स्वयंवर में क्या होता था कि जो राजा होते थे वे अपने आसपास के प्रदेश के राजाओं के राजकुमार को निमंत्रण देते थे। वे अपनी बेटी का विवाह यानी अपनी पुत्री के विवाह के लिए राजकुमारों को बुलवाते थे अपने सभा में, और राजकुमारों की परीक्षा ली जाती थी, टेस्ट लिया जाता था। टेस्ट में क्या होता था, उनकी योग्यता को परखा जाता था राजकुमारों के कि कौन सा राजकुमार उनकी पुत्री के विवाह के योग्य है, उनकी पुत्री के साथ विवाह के योग्य है कौन सा राजकुमार। तो राजकुमार की परीक्षा होती थी और जो उस परीक्षा में सफल होता था उसके साथ राजा अपनी पुत्री का विवाह कर देते थे। और क्या होता था, और इसमें क्या होता था कि जो राजा का जो दरबार होता था, जो सभा होता था, इसमें जो 20, 25, 50 जो भी राजकुमार आते थे दूसरे प्रदेशों से, तो उनमें क्या होता था, उनकी जो पुत्री होती थी राजा की पुत्री, वह उसमें से ही चुनती थी अपने लिए वर। तो इसीलिए इसको रखा गया था स्वयंवर। स्वयं मतलब स्वयं खुद, वर मतलब वर को चुनो, स्वयं वर को चुनो, इसीलिए इसका नाम था स्वयंवर। यानी राजा की जो पुत्री होती थी वह उन राजाओं में से जो राजा आते थे, मतलब जो राजकुमार आते थे 20, 50, 100 जितने भी आए, उनमें उनको जो पसंद हो वह अपना मन पसंद से वर को चुन सकती थी। यानी यह अधिकार था राजा की पुत्री को। तो इस प्रकार से स्वयंवर देखने को मिलता है। प्राचीन समय में राजा अपनी पुत्री के विवाह के लिए स्वयंवर रखते थे। तो इसी प्रकार का स्वयंवर जयचंद रखते हैं अपनी पुत्री संयोगिता के विवाह के लिए। और जब संयोगिता के विवाह के लिए स्वयंवर रखा जाता है तो इसके स्वयंवर से ही एक राजा थे पृथ्वीराज तृतीय, वे स्वयंवर से ही संयोगिता को उठा लेते हैं, यानी अपहरण कर लेते हैं, किडनैप कर लेते हैं। अब बात उठता है कि ये पृथ्वीराज तृतीय कौन था जो संयोगिता को उठा लिया, यानी जयचंद की जो पुत्री थी संयोगिता, उसको स्वयंवर से ही उठवा लिया। आखिर ये राजा कौन था? तो ये पृथ्वीराज तृतीय चौहान वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक था। और जो पृथ्वीराज तृतीय था इसे हम लोग पृथ्वीराज चौहान के नाम से भी जानते हैं। पृथ्वीराज तृतीय को पृथ्वीराज चौहान के नाम से भी जानते हैं। और पृथ्वीराज चौहान से संबंधित एक सीरियल भी बना है। एक सीरियल अगर आपने देखा होगा सीरियल, तो पृथ्वीराज तृतीय यानी पृथ्वीराज चौहान को भी अच्छे से समझते होंगे और संयोगिता को भी अच्छे से समझते होंगे। और संयोगिता और पृथ्वीराज चौहान की प्रेम कहानी के बारे में इस सीरियल में बहुत अच्छे प्रकार से बताया गया है। तो संयोगिता और पृथ्वीराज चौहान की प्रेम कहानी हमें कहाँ देखने को मिलती है? सीरियल में। तो सीरियल अगर आपने देखा होगा तो आप संयोगिता को भी समझ पा रहे होंगे और पृथ्वीराज तृतीय यानी पृथ्वीराज चौहान को भी समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ से हमें यह बात समझ में आ गई कि जयचंद स्वयंवर रखते हैं अपनी पुत्री संयोगिता के लिए, और स्वयंवर से संयोगिता को उठा के ले जाता है पृथ्वीराज तृतीय यानी पृथ्वीराज चौहान, जो चौहान वंश का एक महत्वपूर्ण शासक था, एक प्रतिभाशाली शासक था। तो यहाँ से इतनी बात हमें क्लियर हो गई। अब आगे बात करते हैं। तो जयचंद के शासनकाल में एक बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध देखने को मिलता है, और वह कौन सा युद्ध था? वह था चंदावर का युद्ध। अब ये चंदावर का युद्ध कब हुआ? तो ये 1194 ईस्वी में हुआ। डेट यहाँ पे हमने डेट मेंशन की। तो जहाँ जहाँ डेट इंपॉर्टेंट होगा
वहाँ हम डेट को भी मेंशन करेंगे, तो इसके लिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ जहाँ डेट इंपॉर्टेंट होगा वहाँ डेट को मेंशन कर दिया जाएगा। तो चंदावर का युद्ध कब हुआ था? 1194 ईस्वी में हुआ था। 4 से 4 लास्ट में है, 4 से चंदावर, आसानी से याद रख सकते हैं। 1194 चंदावर का युद्ध। अब ये चंदावर का युद्ध किनके किनके बीच हुआ था? तो चंदावर का युद्ध हुआ था एक तो जयचंद के बीच और एक मोहम्मद गौरी के बीच। अब आपके दिमाग में ये सवाल बनता होगा कि सर जयचंद को तो हम जान रहे हैं कि एक गढ़वाल वंश का एक प्रतापी राजा था, जयचंद के बारे में इतना तो जानते हैं, लेकिन ये मोहम्मद गौरी कौन था? अब मोहम्मद गौरी की बात करें तो मोहम्मद गौरी एक अरब देश का आक्रमणकारी था। मोहम्मद गौरी के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। कब? जब हम मध्यकालीन भारत को पढ़ेंगे। मध्यकालीन भारत में एक टॉपिक है भारत पर अरब देश का आक्रमण, यानी अरबों का आक्रमण। तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे मोहम्मद गौरी के बारे में, महमूद गजनी के बारे में। तो इन सब के बारे में हम मध्यकालीन भारत में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल मोहम्मद गौरी के बारे में आप इतना जानिए कि मोहम्मद गौरी अरब देश का एक आक्रमणकारी था। अरब देश से आया था भारत पर आक्रमण करने के लिए। तो मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच युद्ध हुआ, चंदावर का युद्ध। और यह युद्ध कब हुआ? 1194 ईस्वी में हुआ। और चंदावर के युद्ध में जयचंद हार जाता है और मोहम्मद गौरी जीत जाता है। जो चंदावर का युद्ध हुआ था इसमें जयचंद हारता है और मोहम्मद गौरी जीतता है। अब सवाल ये बनता है कि मोहम्मद गौरी एक ही लड़ाई लड़ा था? नहीं, मोहम्मद गौरी चंदावर के युद्ध के अलावे और भी युद्ध लड़ा था। वो कौन सा लड़ा था? तो वो लड़ा था तरायन का युद्ध। और तरायन का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था और पृथ्वीराज तृतीय के बीच हुआ था, जिसे हम लोग पृथ्वीराज चौहान के नाम से जानते हैं। ये वही है जो संयोगिता को अपहरण कर लेता है उसके स्वयंवर से। तो पृथ्वीराज तृतीय यानी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच तरायन का युद्ध भी हमें देखने को मिलता है। और तरायन का युद्ध 2 हुआ था, एक फर्स्ट और एक सेकेंड, यानी तरायन का युद्ध फर्स्ट, तरायन का युद्ध सेकेंड। तरायन का युद्ध फर्स्ट हुआ था 1191 ईस्वी में। फर्स्ट, इसके लास्ट में इधर फर्स्ट 91, फर्स्ट याद रख सकते हैं। तरायन का युद्ध फर्स्ट 1191 ईस्वी में। इसमें जीता था पृथ्वीराज चौहान यानी पृथ्वीराज तृतीय, पीआर से डिनोट किए हैं पृथ्वीराज को। तो पृथ्वीराज तृतीय तरायन के युद्ध में जो फर्स्ट हुआ था उसमें जीतता है और मोहम्मद गौरी हार जाता है। लेकिन तरायन का युद्ध जब सेकेंड होता है 1192 ईस्वी में, तरायन का युद्ध 1192 ईस्वी में सेकेंड होता है। इसमें मोहम्मद गौरी जीतता है और पृथ्वीराज तृतीय हार जाता है। मोहम्मद गौरी जीतता है और पृथ्वीराज तृतीय हार जाता है। तो यहाँ से हमने समझा कि मोहम्मद गौरी 3 युद्ध लड़ता है। पहला युद्ध तरायन का युद्ध लड़ता है फर्स्ट, तरायन का फर्स्ट युद्ध किसके साथ? तो पृथ्वीराज तृतीय के साथ। इसमें मोहम्मद गौरी हारता है। दूसरा युद्ध लड़ता है तरायन का युद्ध सेकेंड 1192 ईस्वी में, और इसमें मोहम्मद गौरी जीतता है और पृथ्वीराज चौहान हार जाता है। और तीसरा युद्ध लड़ता है चंदावर का युद्ध, और वो लड़ता है जयचंद के साथ, जिसमें जयचंद हार जाता है और मोहम्मद गौरी जीत जाता है। यानी मोहम्मद गौरी 2 युद्ध जीतता है। तरायन का सेकेंड वाला जीतता है और चंदावर का युद्ध जीतता है। और तरायन का फर्स्ट वाला युद्ध पृथ्वीराज तृतीय जीतता है, यानी पृथ्वीराज चौहान जीतता है। तो यहाँ से हमने इतनी सारी बातें क्लियर कर ली। तो इस प्रकार से हम लोगों ने कन्नौज के गढ़वाल वंश के बारे में समझ लिया। अब आगे हम लोग बात करते हैं चौहान वंश की, जिसे हम लोग शाकंभरी के चौहान वंश के नाम से भी जानते हैं। शाकंभरी के चौहान वंश। तो चौहान वंश के संस्थापक कौन थे? तो चौहान वंश के संस्थापक थे वासुदेव। चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव थे और इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी अहिच्छत्र को। अहिच्छत्र को वासुदेव ने अपनी राजधानी बनाई थी चौहान साम्राज्य की, यानी चौहान वंश की। तो चौहान वंश के संस्थापक हुए वासुदेव, इन्होंने अपनी राजधानी बनाई अहिच्छत्र को। अब आगे बात करते हैं वासुदेव के बाद चौहान वंश का जो महत्वपूर्ण शासक हुआ वह हुआ अजय राज द्वितीय। तो वासुदेव के बाद, वासुदेव से हमने क्या जाना कि ये संस्थापक थे। अब वासुदेव के बाद जो अगला इंपॉर्टेंट शासक होता है चौहान वंश का, वह था अजय राज द्वितीय। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? तो अजय राज द्वितीय ने क्या किया था? एक शहर की स्थापना की थी अजमेर। अजमेर के बारे में जानते होंगे। अजमेर की स्थापना की थी अजय राज द्वितीय ने। अजमेर जो शहर है उसकी स्थापना की थी अजय राज द्वितीय ने। नाम से पता चल रहा है, आजा, अजय में है आजा, अजमेर में भी है आजा। नाम से ही तो अजय राज द्वितीय का नाम अजय राज था, इसीलिए इसने क्या की? अजमेर की स्थापना, अजमेर शहर की स्थापना। आसानी से याद रह जाएगा। अजमेर की स्थापना किसने की थी? अजय राज द्वितीय ने की थी।
किस वंश का शासक था? चौहान वंश का शासक था। और अजमेर की स्थापना करने के बाद अजय राज द्वितीय ने अहिछत्र जो राजधानी थी चौहान वंश की, इसको कहाँ ट्रांसफर कर दिया? अजमेर। राजधानी को बदल दिया। क्या किया? राजधानी को बदल दिया अजमेर में। जो अजय राज द्वितीय था वह तो सबसे पहले अजमेर की स्थापना करता है और अपनी राजधानी को अहिछत्र से अजमेर शिफ्ट कर देता है, यानी अजय राज राजधानी बदल देता है चौहान वंश की। तो अजय राज द्वितीय से हमें ये बात याद रखनी है कि इसने अजमेर की स्थापना की थी और अजमेर को अपनी राजधानी बना लेता है। अजय राज द्वितीय के बाद चौहान वंश का जो अगला महत्वपूर्ण शासक हुआ वह हुआ विग्रह राज चतुर्थ। अब विग्रह राज चतुर्थ के बारे में क्या जानना है? तो विग्रह राज चतुर्थ एक पुस्तक की रचना करते हैं, यानी एक नाटक की रचना करते हैं हरिकेली। ये संस्कृत भाषा में थी, तो हरिकेली नामक संस्कृत नाटक की रचना करते हैं विग्रह राज चतुर्थ। कई बार यहाँ से सवाल देखने को मिलता है एग्जाम में कि हरिकेली नामक संस्कृत नाटक की रचना किसने की थी? विग्रह राज चतुर्थ ने की थी। और विग्रह राज चतुर्थ ने 2.5 दिन का झोपड़ा भी बनवाया था। विग्रह राज चतुर्थ ने 2.5 दिन का झोपड़ा भी बनवाया था। आपने सुना होगा 2.5 दिन का झोपड़ा का मस्जिद कहाँ स्थित है? अजमेर में स्थित है। तो 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में जो स्थित है मस्जिद, उसको किसने बनाया था? विग्रह राज चतुर्थ ने। लेकिन इसमें एक बात और जानना इंपॉर्टेंट है कि विग्रह राज चतुर्थ ने मस्जिद नहीं बनवाया था। क्या किया था? तो 2.5 दिन का झोपड़ा इसने बनवाया था और वह था क्या? एक विद्यालय था, एक स्कूल था। तो विग्रह राज ने 2.5 दिन का झोपड़ा नामक अजमेर में एक स्कूल, एक विद्यालय की स्थापना करते हैं, जो बाद में यह एक मस्जिद का रूप ले लेता है। बाद में यह मस्जिद बन जाता है, जिसे हम वर्तमान में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद के नाम से जानते हैं। ये शुरुआत में मस्जिद नहीं था, ये क्या था? एक विद्यालय। विद्यालय के रूप में इसको स्टार्ट किया था, विग्रह राज बनवाया था, विग्रह राज चतुर्थ, और एक विद्यालय बनवाया था। लेकिन ये धीरे धीरे मस्जिद का रूप ले लिया। आज इसे हम मस्जिद के नाम से जानते हैं। ये कहाँ स्थित है? अजमेर में। कई बार यहाँ से सवाल देखा जाता है कि 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? अजमेर में स्थित है। किसने बनवाया? विग्रह राज चतुर्थ ने बनाया। किस वंश का शासक? चौहान वंश का शासक। अजमेर की स्थापना किसने की? अजय राज द्वितीय ने। किस वंश का शासक? चौहान वंश का शासक। आगे बात करते हैं विग्रह राज चतुर्थ के बाद चौहान वंश के अगले शासक पृथ्वीराज तृतीय, जिसे हम लोग पृथ्वीराज चौहान के नाम से जानते हैं। अभी हम लोगों ने इसके बारे में बात की थी पृथ्वीराज तृतीय के बारे में। कहाँ? यहाँ पे इस हिस्से में हमने बात की थी पृथ्वीराज तृतीय के बारे में। क्या करता है? तो संयोगिता को किडनैप करता है, अपहरण करता है उसके स्वयंवर से। संयोगिता कौन थी? तो ये था गढ़वाल वंश के राजा जयचंद की पुत्री। उसे किडनैप करके ले आता है कौन? पृथ्वीराज तृतीय। तो यहाँ हम लोग उसी की बात कर रहे हैं, पृथ्वीराज तृतीय, यानी पृथ्वीराज चौहान की। तो इनके शासनकाल में कुछ रचनाएं हमें देखने को मिलती हैं। इनके राज कवि थे जिनका नाम था चंद्रवरदाई। क्या नाम था? चंद्रवरदाई। बहुत ही प्रसिद्ध नाम है, यहाँ से कई बार एग्जाम में सवाल देखने को मिलता है। तो इनके राज कवि थे चंद्रवरदाई। इन्होंने एक पुस्तक की रचना की थी। इस पुस्तक का नाम था पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो बहुत ही आसान है याद रखना। राजकवि चंद्रवरदाई, इन्होंने पुस्तक की रचना की, नाम है पृथ्वीराज। अब पृथ्वीराज तृतीय के राजकवि हैं, तो पुस्तक की रचना किसके बारे में करेंगे? इन्हीं के बारे में। तो इनका नाम था पृथ्वीराज, तो पृथ्वीराज कर दिए। लास्ट में क्या कर दिया? रासो। रासो रासो नाम जहां मिलेगा पुस्तक में, आप सीधे पहुंच जाइएगा चौहान वंश के पृथ्वीराज चौहान के पास। ठीक है, तो पृथ्वीराज तृतीय के राजकवि थे चंद्रवरदाई। इन्होंने एक पुस्तक की रचना की पृथ्वीराज रासो। इनके अलावे हमें और भी कवि देखने को मिलते हैं पृथ्वीराज तृतीय के शासनकाल में। एक थे जयानक, इन्होंने भी एक पुस्तक की रचना की थी। इनके पुस्तक का नाम था पृथ्वीराज विजय। इन्होंने भी पृथ्वीराज के नाम से की है। इनके शासनकाल के थे, तो इन्होंने भी क्या की? पृथ्वीराज, और लास्ट में क्या है? विजय। अब इनके नाम में है जय, जयानक के नाम में ही है जय, तो लास्ट में विजय आ गया, इन्होंने विजय नाम रख दिया। तो पृथ्वीराज विजय, जयानक, पृथ्वीराज रासो, चंद्रवरदाई, 2 पुस्तक हो गया। और थे एक सारंगदेव। सारंगदेव ने कौन सी पुस्तक की रचना की? हमीर रासो। हमीर रासो, देखिए रासो है, हमीर रासो की रचना की सारंगदेव ने। नरपित नाला भी एक थे, नरपित नाला ने एक पुस्तक की रचना की थी, वह था बिसल देव रासो। बिसल देव रासो, यानी रासो रासो रासो, जो रासो है सब पृथ्वीराज तृतीय के शासनकाल में हुआ है। बिसल देव रासो नरपति नाला ने किया, हमीर रासो सारंगदेव ने किया, और पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई ने किया। और पृथ्वीराज नाम से एक और हुआ पृथ्वीराज विजय, जिसको जयानक ने किया। तो इस प्रकार से हम लोगों ने कन्नौज के गढ़वाल वंश के बारे में समझ लिया और चौहान वंश के बारे में समझ लिया। चौहान वंश का साम्राज्य कहाँ विस्तार हुआ था? तो ये
राजस्थान वाले क्षेत्र में इसका विस्तार हमें देखने को मिलता है और अजमेर भी राजस्थान में ही स्थित है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इन 2 राजवंशों के बारे में पढ़ लिया, इन 2 राजपूत राजवंशों के बारे में पढ़ लिया। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है दोस्तों। अब आगे की वीडियो में हम आगे के राजवंशों के बारे में पढ़ेंगे। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।